हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं यही आशा करता हूं और पूरी अद्वैत की टीम की तरफ से ये दुआ करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़े तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो स्पेशली डिजाइंड है क्लास 11th अद्वैतियंस के लिए। जो भी अद्वैत विद्या निकेतन वरुज के बच्चे हैं, चाहे वो जेई में है या फिर नीट में है, डजंट मैटर, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। बिल्कुल क्यूट सा, बिल्कुल है ना, सुंदर सा सेशन शुरू करते हैं ना, अद्वैत अचीवर्स के साथ। अद्वैत केयर्स, अद्वैत प्रिपेयर्स। और हम ऐसा मानते हैं कि विद्यार्थी देवो भव, और इसी देवता की पूजा करने के लिए एक नई कड़ी को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं, जिनसे हम रूबरू अभी तक तो नहीं हो पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा संबंध बन चुका है। वो एक शेर याद आ रहा है, कह दो सर, कह दो। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। लेकिन वो मुलाकातें भी होगी, बस कुछ दिनों की और बात है। तब तक के लिए डिजिटली हम एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे और शुरू करते हैं प्यारा सा क्यूट सा सेशन आज का। चलो देखो, मैं आपका वेलकम करता हूं, जितने भी अद्वैतियन से सबका वेलकम करता हूं। किस लिए? तो यहां पे हम एक जर्नी शुरू कर रहे हैं, इन द जर्नी फ्रॉम 11th टू सिलेक्शन। ये जर्नी कहां से कहां तक है? 11th से सिलेक्शन तक की जर्नी है। इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत ही जबरदस्त स्वागत करता हूं अद्वैत टीम की तरफ से, है ना। हमारा जो एम है बेसिकली, दो चीजों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे जिसमें होंगे कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, जेई में और नीट में। जेई वाले सोच रहे हैं हम एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनेंगे, बहुत अच्छा इंजीनियर बनेंगे, है ना। और वो बनेंगे कैसे? जब हम किसी कॉलेज से पढ़ेंगे इंजीनियरिंग, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। जेई मेन से हम एनआईटीज और भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के सारे ब्रांच में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, सिविल हो, है ना, एंड सो मेनी। सो गाइस, उसके लिए जेई क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल अच्छा डॉक्टर बने, एक है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर बने, देश विदेश में मेरा नाम हो, तो उनके लिए क्या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना मेडिकल के, उनमें एडमिशन लेना पड़ेगा। और उन एडमिशन के लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे जाना है, किसी को आईआईटी रुड़की जाना है, किसी को, है ना, बहुत सारी चीजें करनी है जिंदगी में, तो उसके लिए अच्छे कॉलेज से पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए हमें देना होता है क्या भाई? एग्जाम देना होता है। तो एग्जाम देते हैं सर, दिक्कत क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम क्या है। सबसे पहले तो यह समझते हैं यार एग्जाम क्या है, वाई एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो कोई अगर टारगेट है, खास करके ये जो चीजें है ना, वो किधर लगेगी, अपना जो स्टडी कर रहे हैं, जेई और नीट की बात कर रहे हैं, तो उसको क्रैक करने के लिए ना हमें चार चीजें चाहिए। हमें चार चीजें चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए, चार पिलर्स है बेसिकली। सबसे पहला प्रिपरेशन, जिसमें प्रिपरेशन मींस क्या? आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, अप्लाई करो, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद रिवीजन, उसके बाद एग्जामिनेशन, एंड फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज सेल्फ इवैल्यूएशन। अब मेरा ऐसा क्या मानना है कि ये जो चार पिलर्स हैं, ये सारे जो है वो एग्जामिनेशन वाले पिलर के, मतलब बाकी जो तीन पिलर है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए आप रिवीजन करोगे, रिवीजन करोगे तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, और एग्जाम के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हो, खुद को इवेल्युएट कर सकते हो, खुद को जांच सकते हो। तो उसी कड़ी में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्लास 11th जेई नीट बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है अपना फर्स्ट जेई नीट एग्जाम 30 अगस्त को। और उसमें हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेंगे, चूंकि हमारा पहला एग्जाम है तो इसमें प्यार से समझ लेंगे कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला एग्जाम है, और ध्यान रखना ऐसे एग्जाम बहुत सारे आएंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। चलो समझते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेई मेन की, तो जेई मेन में जैसा कि सर्वविदित है, पूरा जग जानता है कि फिजिक्स में अब जो नया पैटर्न है 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स भी इधर लिखा हुआ है, टोटल जो मार्क्स होगा वो 300 का जेई मेंस एग्जाम होगा, और जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर्स दिया जाएगा, है ना।
यहां पे ध्यान देना, हमने जो कॉलम बनाया उसमें हमने 20+5 लिखा। हमने क्या लिखा है? 20+5 लिखा है। अब ये 20+5 का मतलब क्या है? जो अपना 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो अपने 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मींस इन 20 क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, उसे हमें टिक करना है ना, बस। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, ये है न्यूमेरिकल टाइप। ये क्या है? न्यूमेरिकल टाइप। कहने का मतलब इन 5 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होगा, इन 5 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, मतलब ABCD ऐसे करके ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। यहां पे क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे किसी है ना क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 125, मान लो मैंने जैसे बोला किसी एलिमेंट की वैलेंसी बताओ, उसका 2 आ रहा है, तो 2 क्या है? न्यूमेरिकल टाइप है। तो यहां पे 4 ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, 4 ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। लाइक एक और एग्जांपल समझे कि अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात कर ले, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x आएगा। तो पूछ देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक्स स्क्वायर का तो क्या है भाई? 2x आया, और x की वैल्यू अगर इसमें हम 2 रख दें तो वैल्यू फिर क्या आएगी? अपना फाइनल आंसर 4। तो ये क्या हो गया? एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 फिलअप करना पड़ेगा, 4 रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। अब इन 5 क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब अगर आप सही बनाते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत बनाते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन है, इसी खासियत क्या है कि इसमें +4 आपके सही के लिए है और -1 आपके गलत के लिए है। तो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट जेईई मेन बच्चों के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से फिजिक्स में भी 5 है, केमिस्ट्री में भी 5 है और मैथ्स में भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो जेईई मेन एग्जाम पैटर्न सबको क्लियर होगा कि 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 आवर्स टाइम मिलेगा और टोटल मिला के क्या होगा? 75 क्वेश्चन होगा। तो आई होप क्लियर होगा। चलो अब बढ़ते हैं नीट एग्जाम की तरफ। तो अगर हम नीट एग्जाम की बात कर लें तो ध्यान देना, टाइम तो सेम है, नीट एग्जाम के लिए भी टाइम क्या भाई? 3 आवर्स भी है, लेकिन यहां पे फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन पे है ना, हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल मिला के अगर ऐड करेंगे तो 720 मार्क्स आएंगे। सबको ही जानता होगा ये बात। सर आप नया थोड़ी बता रहे हो, हमको ये पता है, आगे बढ़ो जिंदगी में। और यहां पे जो पैटर्न होगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मतलब सब में क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा और क्या करना पड़ेगा? उसमें एक हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। +4 -1 मार्किंग स्कीम होगी। तो ये अपना नीट एग्जाम पैटर्न जो कि 30 अगस्त को होने वाला है। अब चूंकि ये पहला एग्जाम है तो हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियां हो, तो उसको लेके कोई पैनिक नहीं होगा कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जेईई नीट का एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट का प्रिपरेशन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेईई नीट को सिर्फ इसलिए नहीं है ना, जेईई नीट इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो कि आप एकदम इंजीनियर बनना ही चाहते हो, डॉक्टर बनना ही चाहते हो। इससे क्या होगा? आपका माइंड डेवलप होगा। बोर्ड में ना हमें याद करना सिखाया जाता है, जेईई नीट आपको सोचना सिखाता है। आपके नशे को है ना ऐसे तोड़ फोड़ के है ना ये खोल देगा, ये जो दिमाग है ना इसको एकदम खोल देगा, अपना जो माइंड है वो डेवलप करेगा। क्योंकि आगे जाके आप किसी भी फील्ड में रहो, आप अपना माइंड ही तो बेच रहे होगे। मार्केट में जाओगे अपना माइंड लेकर, जिसका माइंड जिसका सॉफ्टवेयर क्या है, जितना ज्यादा स्ट्रांग है, जितना पावरफुल है, उसको उतना पैकेज मिलेगा, वो जिंदगी में उतना आगे तक जाएगा। तो हमारा मेन मकसद एग्जाम के थ्रू ये नहीं है कि हमें सिर्फ कोई एग्जाम क्रैक करके किसी फील्ड में जाना है। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरी बात, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करना जरूरी नहीं है, कुछ और भी बातें जो ध्यान में रखनी है। जब भी हम एग्जाम देने के लिए बैठे तो सबसे पहले तो बहुत ही कूल माइंडेड रहें, इसको एक बहुत बड़ा चीज लेकर ना चले, क्योंकि जिंदगी में ऐसे एग्जाम कई आएंगे और कई जाएंगे। इसका मतलब यह भी नहीं कि पढ़ाई ना करें। सर जिंदगी में तो कई एग्जाम आएंगे, कई एग्जाम जाएंगे, तो जाने दो, आने का तो हम सोचते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अच्छा स्कोर करने के लिए
क्या प्रॉब्लम क्या आती है सर? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया सर हमें क्वेश्चन आता था लेकिन नहीं कर पाए सर। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, वो चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना जिससे क्या होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। जिससे क्या होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। 2010 के पहले की इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ओडीआई में 200 प्लस रन पूरे टीम मिलकर बना पाती थी, और जिसका अगर 200 प्लस रन बन जाता था तो कहते थे कि चलो अच्छा स्कोर है। जिसका 250 प्लस बन जाता था वो बोलता था अब तो यार हमारे पक्ष में ही है, मैच है। और जिसका अगर गलती से है ना 250 से और ज्यादा बढ़ गया तो बोला किसी से भी बॉलिंग करा लो, जैसे 280 बन गया, 290 बन गया, किसी से भी बॉलिंग करा लो, जीत ही जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा था कि पूरा टीम को मिला के स्कोर आता था क्या भाई, 200। फिर 2010 में सचिन तेंदुलकर साहब आते हैं और ओडीआई में 200 प्लस रन ठोक देते हैं अकेले, मतलब टीम के बराबर अकेले ही स्कोर कर देते हैं। और तब बिलीव टूटता है, तब एटीट्यूड बनता है कि एक अकेला बंदा भी 200 रन ओडीआई में बना सकता है। और जैसे ये बिलीव किसी एक ने तोड़ दिया तो दूसरे भी उस चीज को फॉलो करने लगे। आगे की जो बात है वो आपको पता ही है कि उसके बाद कई डबल सेंचुरी लगे हैं ओडीआई में, लाइक सहवाग ने भी लगाया, रोहित शर्मा ने भी लगाया, क्रिस गेल ने लगाया, बहुत सारे लोगों ने लगा दिए। तो ये 2010 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब लोग ऐसा मान के बैठे थे कि ये हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि हर बॉल को खेलना सीख गए। बॉलर के पास ऐसी कोई गेंद नहीं जो उनको आउट कर पाए, फील्डर के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं जो उनके बॉल को रोक पाए। जिस टेक्निक से वो बैट चलाते थे तो वही टेक्निक अपने आप में डेवलप करनी है, और वो सिर्फ और सिर्फ है ना सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने से आएगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारे लिए जो सफलता है, हमारे लिए जो सक्सेस है, वो दूसरे के कंपैरिजन में नहीं देखना है, दूसरे के रिलेटिव में नहीं देखना है। लाइक अगर फर्स्ट एग्जाम में अगर किसी सब्जेक्ट में हमारे 30 मार्क्स आते हैं तो हमको निराश नहीं होना है कि हमारे बैच में 80 मार्क्स भी आए हैं, उससे निराश नहीं होना है। हमें यह देखना है कि अगले टेस्ट में हमको इसको 40 करना है, 30 के नीचे तो जाना ही नहीं है। जितना इंक्रीज करना और ग्रेजुअल इंक्रीज करना है, ग्रेजुअल इंक्रीज करना है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता होगा, ऐसे पहले धीरे धीरे बढ़ता है फिर अचानक से ऐसे बढ़ जाता है। तो पहले क्या करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मार्क्स ऐसे बंप कर जाएगा। तो मार्क्स को लेकर टेंशन नहीं लेना है और हमेशा ईमानदारी से एग्जाम देना है, क्योंकि खुद के प्रति ईमानदार रहोगे तभी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये सारी बातें आपको माइंड में रखना है। और आगे का जो कहानी है, जो सिलेबस है ना 30 अगस्त का, वो मैं अब नहीं बताऊंगा, बहुत भाषण दे दिया, तुम भी बोर हो गए होगे, बहुत भाषण दिया। तो अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट फिजिक्स फैकल्टी प्रीतम केसरी सर का। तो सर आइए और बच्चों को आगे है ना गाइडेंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर। हाय एवरीवन, जय भारत। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने को जो एग्जाम होने वाली 30 अगस्त को, उसकी क्या क्या सिलेबस होने वाली है। सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं हम लोग कि अपने को जेई का जो सिलेबस होने वाला है, फिजिक्स के लिए हम लोग ने मैथमेटिकल टूल्स डिसाइड किया है। मैथमेटिकल टूल्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग की हुई थी, अपने को अलजेब्रा से स्टार्ट की हुई थी, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की हुई थी हमने, और इसके बाद हमने कैलकुलस की बात की हुई थी, फिर इसके बाद अलजेब्रा की कुछ और भी बात की हुई थी, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात की हुई थी। ये सारे टॉपिक्स इस मैथमेटिकल टूल्स में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए मोल कंसेप्ट, जो कि आपको टाइट्रेशन तक डिस्कस किया गया है, और मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी की क्वेश्चन आएंगे आपको। सिमिलरली हम लोग बात कर रहे हैं नीट की सिलेबस के लिए। तो फिजिक्स में जो चैप्टर होने वाला है वेक्टर, कंप्लीट चैप्टर। केमिस्ट्री में अपने पास मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि 27 अगस्त तक जो भी लेक्चर दी जाएगी आपको, 27 अगस्त तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री में आने वाले हैं। सिमिलरली बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स का ये सिलेबस होगा। आगे डिस्कस करते हैं तो इसमें हम लोग कि क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं अपने को। इन मिस्टेक्स को अपने को अवॉइड करना है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो सबसे पहले तो अपने को मेंटली अपने को प्रिपेयर होना है कि हमें एग्जाम देना है। क्लियर?
तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि मिनिमम कम से कम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स हम लोग पहले से कुछ भी स्टडी ना करें, ये ध्यान देंगे। तो साथ ही साथ जब एग्जाम दे रहे होंगे तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एग्जाम है, ऐसे एग्जाम बहुत बार आते जाएंगे, धीरे धीरे अपनी आदत बनती जाएगी, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमने सॉल्व किया हुआ था प्रैक्टिस के टाइम पर, अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अभी उतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, कुछ टाइम उस पर दे सकते हैं, या फिर बाद में उसको फिर से जब हम लोग पूरा चैप्टर पूरा का पूरा हमने एग्जाम दे दिया, उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं, या आफ्टर एग्जाम फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कि क्या हमारे पास मिस्टेक हो रहे थे जिसके करस्पॉन्डिंग हम वो क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ एग्जाम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जो हम लोग क्वेश्चन को जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग रीड करेंगे, कि उसको केयरफुली रीड करें हम लोग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये न कि जल्दी रीड करके हम लोग उसका कुछ पॉइंट ही मिस कर दें। कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट आंसर टिक करना है और हम लोग रॉन्ग आंसर टिक कर रहे हैं, या रॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है कि रॉन्ग आंसर टिक करना है और हम लोग राइट आंसर टिक कर रहे हैं। ऐसा ध्यान देना है अपने को कि क्वेश्चन को एकदम केयरफुली हम लोग स्टडी करें। क्लियर क्या? ओके। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आगे समझेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए अपने को रिजिड नहीं रहना है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है अपने से, या कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, तो उसी क्वेश्चन पर लगे नहीं रहना है अपने को। उस क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन को वहाँ पर स्किप कर सकते हैं हम लोग, पर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन कर ले हम लोग पहले, और इसके बाद जब टाइम बचे तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। क्लियर क्या? ये भी ध्यान देंगे कि अपने को टाइम मैनेज करना है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट अपने पास है कि जब एग्जाम दे हम लोग, तो एग्जाम को सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग टाइम को मैनेज करें। जैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, टोटल जो अपने पास सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट्स हैं, और टोटल टाइम जो दी जा रही है अपने को 3 आवर्स टाइम दी जा रही है। इसका मतलब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि टाइम को हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग 1 आवर और 1 आवर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि किसी ने फिजिक्स से स्टार्ट किया, किसी ने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, किसी ने मैथ्स से स्टार्ट किया, वो तो डिपेंड करेगा कि अपनी क्या चॉइस है, अपना कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आ रहा है अभी। क्लियर? तो स्टार्ट किया, जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स में स्टार्ट किया हमने, अगर फिजिक्स में स्टार्ट किया तो अगर 1 आवर तक उसको टाइम देंगे, 1 आवर तक टाइम देंगे, और 1 आवर के बाद जैसे ही 1 आवर हुआ हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे ही 1 आवर हुआ तीसरे वाले सब्जेक्ट में स्विच कर जाएंगे। अगर टाइम मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में कम ही टाइम लगा, जैसे फिजिक्स में मान लेते हैं कि 45 मिनट्स में ही हो गया, अगर तो 45 मिनट्स में हो गया तो 15 मिनट जो टाइम बचा अपने पास, उस 15 मिनट्स को जो सब्जेक्ट टाइम पर नहीं हो पा रहा है उसमें उस टाइम को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, उस टाइम को हम लोग उस सब्जेक्ट में रख सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को करते हुए पैनिक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर रिजिड नहीं रहना है, और अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने चॉइस के अनुसार मैनेज करना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लेना है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा लेना है, थर्ड वाला कौन सा लेना है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। अगर मान लेते कि कोई अपने पास फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते कि मैथ्स किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है, या किसी का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी का फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अगर उसने वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने, तो स्टार्टिंग में अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो तुरंत ही हम लोग सब्जेक्ट को स्विच कर दें और वैसे सब्जेक्ट को पकड़े, वैसे क्वेश्चन को पहले करें हम लोग, जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, इसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे उस क्वेश्चन को भी अगर ट्राई करेंगे तो चांसेज हैं कि वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर क्या? तो एग्जाम के टाइम में ये सारे पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे। क्लियर? एकदम फ्रीली होकर के एग्जाम देना है, कोई भी माइंड पर टेंशन नहीं रखने की जरूरत है, एग्जाम फ्रीली होकर के दें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं अपने पास, जिससे कि हम लोग उस एग्जाम के मॉडल में अपने आप को ढाल चुके होंगे।